नमस्कार एवरीवन। आज मैं शुक्रगुजार हूँ पुष्पेंद्र जी और उनकी टीम का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि उनके प्लेटफॉर्म से आके मैं सिंध केस रख सकूं। प्रोग्राम की तरफ बढ़ने से पहले मैं इंडियन सोल्जर्स जो अभी चाइनीज़ इम्पीरियलिज्म कम्युनिस्ट चाइना के वजह से जो शहादतें हुई हैं इंडियन सोल्जर्स की, तो उस पे उसको मैं कंडेम करता हूँ और उनके फैमिलीज से सिंपैथी करता हूँ। उसके बाद हमारा अभी ये गुज़िश्ता एक हफ्ते में 50 प्लस अबोव जो है हमारे कौमी वर्कर जो है उठाए गए हैं, जिनको पाकिस्तानी एजेंसीज और पाकिस्तान पैरामिलिट्री इदारों ने उठाया है और जबरी गुम किया हुआ है। दे आर इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस। और हमारे तीन अभी लोगों की जो है शहादत हुई है, जिनको पाकिस्तानी एजेंसीज ने तशद्दुद करके उनकी लाशें फेंकी हैं। तो उस पे भी मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि ये जो वाक़यात हो रहे हैं सिंध में और सिंधी लोगों के साथ, वो एक बहुत ख़तरनाक हद की तरफ जा रहा है। सज्जनों, मित्रों, सखियों, आज के प्रोग्राम को मैं कुछ हिस्सों में रखना चाहता हूँ, जैसे हमें अपने प्रोग्राम को समझने और ये सिंध केस को समझने में आसानी हो। उसके लिए मैंने अपने प्रोग्राम के कुछ हिस्से बनाए हैं, जैसे पहला के मेरा तारुफ है, दूसरा सिंध की तारीख है, तीसरा 73 ईयर्स जो ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान है सिंध पे, उसके बारे में जो है मैं बताऊंगा। 4 नंबर पे हमारा मिनॉरिटीज़ एंड ह्यूमन राइट्स इश्यूज जो सिंध में और पाकिस्तान में हो रही हैं, उन पे बात करेंगे। 5वां नंबर हमारा जबरी गुमशुदगियाँ और मावराए अदालत कत्ल जो हो रहे हैं पाकिस्तान में, मीन्स फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस एंड एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, उन पे बात करेंगे। छठा नंबर, अभी जो कोविड 19 की सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान कैसे जा रहा है और सिंध कहाँ पे खड़ा है, उस पे हम बात करेंगे। और जो सेवन्थ सेक्शन होगा, जो 7वां हिस्सा होगा हमारा, वो होगा सवालात और जवाब। तो अगर जिन भी मित्रों के, अगर सखियों के कोई क्वेश्चंस होंगे, तो आई विल ट्राई टू explain them and give them the answers for those. हम आगे बढ़ते हैं। अपने मैं तारुफ की तरफ आता हूँ। तो मेरा नाम ज़फ़र सहतो है। मैं मकबूजा सिंध से ताल्लुक़ रखता हूँ, ऑक्यूपाइड सिंध से ताल्लुक़ है मेरा। यहाँ अमेरिका में मैं अभी एग्ज़ाइल में हूँ, जो कि 2017 से है, और पॉलिटिकल असाइलम पे मैं अभी अमेरिका में हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम सिविल इंजीनियर। मैंने जो ग्रेजुएशन की वो 2003 में सिंध से की थी, और 2004 में मैं दुबई यूएई में शिफ्ट हो गया था। 2004 में, क्योंकि उसका उसकी भी जो वजह थी, हमारे पास जॉब ना मिलना और सिंधियों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो उसकी वजह से हमारे पास जॉब के चांसेस नहीं है। तो उसी वजह से मैं दुबई में जॉब मुझे मिल गई, तो मैं दुबई मूव हो गया। यूनिवर्सिटी में जब मैं एज ए स्टूडेंट था, तो
बहुत सारी मेरी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ रहीं। आई वाज मेंबर ऑफ जीएस एंड स्टूडेंट फेडरेशन ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल। और हम पाकिस्तान के जबर और हमारे साथ जो इस्तेसाल एट्रॉसिटीज़ हो रही थी उसके लिए मैंने काफ़ी वहाँ पे अपना किरदार अदा किया। जब मैं दुबई जॉब की वजह से मूव हुआ तो पहले तो मैंने दुबई में एज ए सिविल इंजीनियर जॉब स्टार्ट की थी। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद 2008 में मैंने अपनी कंस्ट्रक्शन फर्म स्टार्ट की और स्क्रैप ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। 2009 में मैंने अपनी स्क्रैप ट्रेडिंग कंपनी मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कंपनी खोली थी। तो 2009 में हमने जीएस इंजीनियर्स सिंधी इंजीनियर्स एसोसिएशन बनाई थी, जिसमें हमारा जो काम था कि जितने भी सिंध के ग्रेजुएट्स प्रोफेशनल किसी भी शोबे से रिलेटेड हों उनको सिंध में लाना, सिंध से डिफरेंट कंट्रीज़ में जॉब प्रोवाइड करना था। और सेम टाइम में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हम क्योंकि यूएई में लिमिटेड ऐसे से आपको पॉलिटिकल काम करने की, तो हम जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते थे मैंने हमेशा कोशिश की कि वहाँ पे वो काम करें। और सेम टाइम जो दुबई में जो भी सिंधी लोग आते थे उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, उनके लिए जॉब सर्च करना, उनको अच्छी जगह पे जॉब में रखना, तो ये हमारा जो है दुबई में काम था। मेरा बिजनेस जो दुबई में था 2009 से स्टार्ट हुआ और विद इन 2 years माय फर्म गॉट लार्सन एंड टोब्रो। आपका जो इंडिया की कारपोरेशन है, तो वो जो है मेरे क्लाइंट बन गए, मेन क्लाइंट बन गए। और मैंने काफ़ी मेहनत की। आई वाज सर्विस प्रोवाइडर टू देम। तो मेरा बिज़नेस काफ़ी बढ़िया गया और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हुए। तो 2013 में क्या हुआ कि हमारा जो है जीएसएन की स्ट्रगल थोड़ी तेज़ हो गई सिंध में। तो मुझे एहसास हुआ कि जो हमारे सिंध की आज़ादी है या सिंध का जो इस्तेहसाल हो रहा है, जो सिंध पे परसिक्यूशन हो रहा है, तो उसके खिलाफ कोई काम किया जाए। तो मैंने 2013 में अपने जितने भी जीएसएन के नेशनल फ्रीडम मूवमेंट्स थी उनसे राब्ते किए, उनकी सपोर्ट की। तो 2015 में क्या हुआ कि जब मैं गया, सिंध गया, और 2015 में तो पाकिस्तानी एजेंसीज को मालूम हुआ कि आई एम द पर्सन हेल्पिंग इन अब्रॉड टू नेशनल पॉलिटिकल वर्कर्स एंड नेशनल फ्रीडम मूवमेंट्स। तो उन्होंने मेरे घर पे मिलिट्री इंटेलिजेंस एंड आईएसआई के इदारों की तरफ से मुझे अबडक्ट करने की कोशिश की गई। लेकिन विद इन 3 hours आई मूव टू एयरपोर्ट एंड आई escaped एंड आई केम बैक टू दुबई। 2015 से 2017 तक हम देखें तो ये 2 साल जो मेरे लिए थे वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट गुजरे, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। और इवन दुबई में भी, क्योंकि दुबई की इंटेलिजेंस जो है वो पाकिस्तान के जो पहले आईएसआई के चीफ थे शुजा पाशा, वो दुबई में रहते हैं और दुबई से काफ़ी लोगों को, पॉलिटिकल वर्कर्स को पाकिस्तान वापस भी लेके गए हैं। तो इस वजह से मेरे ऊपर काफ़ी प्रेशर था दुबई में, जिसकी वजह से मुझे जो है यूएसए मूव होना पड़ा और यूएसए में 2017 में आया।
2017 में मैं जैसे ही यूएसए आ गया तो यहाँ पे मैंने पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई कर दिया, और अभी मैं जो है एग्जाइल में हूँ और पॉलिटिकल असाइलम सीकर हूँ यहाँ यूएसओ में। मेरे पर्सनल जो अ, यानी हैबिट्स हैं, अगर आप हॉबीज़ बोलें तो लिखना पढ़ना, पॉलिटिक्स, शायरी और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में यहाँ पे हिस्सा लेना। यहाँ के जितने भी दोस्त हैं वो मुझे अमेरिका में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि यहाँ पे अगर होदी मोदी हुआ था तो आई वाज वन गेव द स्टेटमेंट फॉर हेल्प फॉर द सिंधीज। और यूएनओ में जब पाकिस्तानी मोब ने लास्ट ईयर 2019 में जब हमने यूनाइटेड नेशन के सामने प्रोटेस्ट किया था तो वहाँ पे पाकिस्तानी मोब ने हमारे ऊपर अटैक किया था, वो यूट्यूब पे सभी चीज़ें पड़ी हैं। और आज तक जितने भी पॉलिटिकल इवेंट्स होती हैं यहाँ पे पाकिस्तान की एट्रॉसिटीज़ के बारे में, वो पश्तून, बलोच, गिलगित बिल्तिस्तान और सभी हम लोग जमा होके और हमेशा आवाज़ उठाते हैं। पाकिस्तानी एम्बेसीज पे वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, टेक्सास में, जब भी हमें कहीं भी मौका मिलता है तो वी राइज आवर वॉइस। जो भी पाकिस्तान में हो रहा है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी या तारीखी कौमों को जो गुलाम बनाया हुआ है, तो उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ हैं हमारे पास, और एवरी वन नोज़ दैट वाट इट इज़ गोइंग ऑन ओवर देयर। मुझे शायरी से बहुत लगाव है, तो कुछ दिन पहले मैंने एक पोएम लिखी थी, वो मैं आप दोस्तों के साथ, छोटी सी पोएम है, वो शेयर करूँगा, फिर हम अपने प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। मेरे पोएम का उन्वान है ख्वाब जलते हैं, व्हेन ड्रीम्स बर्न। जब बेहसी बढ़ जाए तब ख्वाब जलते हैं, जब उम्मीदें टूट जाएं तब ख्वाब जलते हैं, जब सोचें दम तोड़ जाएं तब ख्वाब जलते हैं, जब इंसाफ ख़त्म हो जाए तब ख्वाब जलते हैं, जब इजहार आज़ादी पे पाबंदी लग जाए तब ख्वाब जलते हैं, जब जीने का हक छीन लिया जाए तब ख्वाब जलते हैं, जब खून सस्ता हो जाए तब ख्वाब जलते हैं, जब गुलामी की रात लंबी हो जाए तब ख्वाब जलते हैं। और मैं ये ट्रिब्यूट देता हूँ हमारे भगत सिंह जी को, जिन्होंने आज़ादी का पहले परचम उठाया था और कुर्बानी दे के और अपने सेक्रीफाइस करके अपने घर को, अपनी सभी फैमिली को, सब सब चीज़ों को उन्होंने सेक्रीफाइस करके जो है अंग्रेज़ से आज़ादी के लिए नारा बुलंद किया। और जब उन्होंने बोला सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। तो मैं भी कुछ ऐसे ही इसमें वक्त में और ऐसे ही हालात में गुज़रा हूँ। आप यकीन करें कि 5 साल हो गए हैं, मेरे कितने कज़न्स, मेरे चाचा, जो मुझे मेरी नानी माँ ने पाला था, उसकी डेथ हो गई, मेरे मामों की डेथ हो गई, कितने लोग मेरी ज़िंदगी से चले गए हैं, लेकिन आज तक मैं यहाँ पे एग्ज़ाइल में हूँ, मैं उनके आखिरी रसूमात में भी नहीं जा सका। तो जलावतनी में रहना बहुत मुश्किल है। जलावतनी की दास्तान अगर आपको सुननी है तो सुभाष चंद्र बोस की आप देख लें कि कैसे उसने कठिन टाइम गुजारे, इंडिया से लेके अफ़गानिस्तान तक जाना, फिर यूरोप तक जाना, फिर जापान जाना। तो ये एक तारीखी हिस्से रहते हैं जो हमें अपना किरदार जब अदा करना होता है तो लाजमी ये चीज़ें आती हैं। दुख भी होता है, कभी कभी मैं अपने भाइयों की, अपनी माँ की, सबकी याद में आके बहुत तकलीफ़ में भी आता हूँ। लेकिन
वो निसार कबानी का एक पोएम है कि अगर तुम भी नहीं जलोगे मैं भी नहीं जलूँगा तो रोशनी कैसे होगी। तो हमें अपना दीप जलाना पड़ेगा और यही हमारे पास एक हल है। अगर हम सब ये बोलेंगे कि आई एम इन कंफर्ट स्पेस में, कंफर्ट जोन में रह रहा हूँ और मेरी ज़िंदगी सिर्फ मेरी ज़ात तक महदूद है, तो दुनिया में शांति और इंसानियत की जो खिदमत है वो नहीं हो सकती है। हमें हर किसी को अपने हिस्से का दीपक जलाना होगा। जब हम दीपक जलाएंगे तो लाजमी बात है कि जलना तो पड़ेगा, और उस जलन से, उस तकलीफ से हम गुज़र रहे हैं, कोई मसला नहीं है। ये आज़ादी और आज़ादी के सफ़र में, इनकलाब के सफ़र में ये मुश्किलें, ये मरहलात आते हैं, और मैं अपने आप को लकी महसूस करता हूँ कि ये जितनी भी तकलीफ़ें आ रही हैं हमारे मेरे मेरे ऊपर आई हैं, इन्होंने मुझे हमेशा एक स्ट्रेंथ दी है, एक हिम्मत दी है। और एक हमारे सिंधी पोएम है कि सूर मिड़ियोई सूर पर सूरब सूरन जड़ा, मीन्स आपके पास जितने दर्द और तकलीफ़ें, दुख ज़्यादा होंगे, आप उतने ही ज़्यादा जो है एफिशिएंसी और काम और कमिटमेंट दिखाएंगे। तो मैं पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव एटीट्यूड पे बिलीव करता हूँ, इसलिए कभी भी इन परेशानियों और इन तकलीफ़ों को अपने ऊपर आने नहीं दिया। इनसे सीखा है, इनको अपनी हिम्मत बना के आगे बढ़ने का, कुछ करने का सोचा है। हालांकि मेरी जो लाइफ थी, पर्सनल लाइफ थी, मैं अभी तक दुनिया के 42 कंट्रीज़ में जा चुका हूँ। यूरोप हो, अमेरिका हो, एशिया हो, मलेशिया हो, एशिया के जितनी कंट्रीज़ हैं मैं घूम चुका हूँ। मेरी एक बहुत अच्छी जो है ट्रैवलिंग हिस्ट्री थी। अमेरिका में बहुत बहुत मर्तबा पहले भी आ चुका था। लेकिन जब कौम का मसला आ जाता है, जब आपको कौम के लिए कुछ करना पड़ता है, तो आपको ये कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। हालांकि 2015 में मेरा जो बिज़नेस था दुबई में, उसका टर्नओवर 10 मिलियन दरहम्स तक था। लेकिन आज मैं यहाँ पे यूएसए में दो शिफ्टें करता हूँ, दो दो शिफ्टें करता हूँ। एक जॉब करता हूँ गवर्नमेंट की, एक टैक्सी चलाता हूँ। सिर्फ उसकी वजह क्या है कि अपनी कौम के लिए कुछ करना है, अपने लोगों के लिए कुछ करना है। तो जो पाकिस्तानी एजेंसीज ने, पाकिस्तानी मिलिट्री ने जो मेरे ऊपर केस बनाया, वो ये बनाया कि मैं सिंधी जो हैं आज़ादी पसंद तहरीकों की मैं इकोनॉमिकल या माली मदद करता हूँ, और मैं रा का एजेंट हूँ, सीआईए का एजेंट हूँ, और ऐसा मेरे ऊपर केस बनाया जो ऐसे नॉर्मली होता है। हालांकि ऐसी कोई भी बात नहीं थी। मैंने आज तक सिंध के लिए या सिंधी लोगों की जो भी मदद की है, वो मैंने अपने कारोबार, अपने जज्बे के तहत की है। मेरा आज तक किसी भी कोई एजेंसी या किसी और मुल्क से मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा है। अगर मेरा ये ताल्लुक होता तो मैं यहाँ पे 16 आवर्स एवरी डे अमेरिका में काम नहीं करता था। यानी 12 घंटे में अपनी जॉब करता हूँ, 4 घंटे 5 घंटे में टैक्सी चलाता हूँ। तो ये लोग अक्सर बोलते हैं कि ये इंडिया पैसे दे रहे हैं, या अमेरिका पैसा दे रहा है, या इसराइल पैसा दे रहा है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। हमारा जज्बा जो है, हमारी जो विल पावर है, जो हमारी कौमी शनाख्त है, उसकी वजह से हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। और आज भी मैं हर महीने जितना मुझसे हो सकता है मैं सेविंग करके, अभी ये कोविड-19 चल रहा है या इससे पहले भी किसी भी कौमी कारकुन को या किसी भी हमारे पॉलिटिकल वर्कर को कोई भी ज़रूरत होती है, तो आई डू माई स्ट्रगल, आई डू माई हार्ड वर्किंग,
और मैं उनकी मदद करता रहता हूँ। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, उसमें कोई भी जो है नेगेटिविटी नहीं है कि आप अपने लोगों और आप अपने कौम की खिदमत करें या उनकी मदद करें। तो ये मेरा तारुफ और पर्सनल वो हो गया। अभी हम आते हैं कि मैं आपको सिंध की तारीख पे मुख्तसर बताना चाहता हूँ कि सिंध की तारीख क्या है और हम कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये मुस्कुराहट आ रही है मुझे थोड़ी बहुत, क्योंकि मेरे इतने मित्र और इतने दोस्त जो इंडिया से और सारी दुनिया से मेरे साथ हैं और वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं सबको थैंक यू बोलूँगा और नमस्कार भी बोलूँगा। ये नमस्कार और हाथ बांधना हमारा सिंध का कल्चर है। ऐसा नहीं समझना कि मैं इंडियन दोस्तों को खुश करने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं, ये हमारा कल्चर है, क्योंकि हिंदुज़म सिंधुइज़म से ही लिया गया है। तो अभी हम तारीख पे आते हैं और मैं आपको तारीख बताता हूँ सिंध की कि हम कैसे कनेक्टेड हैं, कैसे हमारी चीज़ें जो हैं एक साथ हैं, और नेचुरली हाउ हाउ वी आर ए ग्रेट नेशन। सिंध की तारीख जो है ना, इतनी पुरानी है जितनी के इंसान की तारीख है, जितनी खुदाओं की तारीख है। क्योंकि सिंध में जो पहला कॉन्सेप्ट है सनातन धर्म का, उसमें नेचर को पूजा गया है। या आप उससे अगर पीछे आए, ज़रई दौर में आए, जो हमारा आता है, तो शिव और शक्ति माता की जो हमारे पास ट्रेसेस मिलते हैं हिस्टोरिकल, तो हमारे पास शिविस्तान है जिसको सेविस्तान बोलते थे। और अभी वहाँ पे जो कलंदर का वो एक नैरेटिव रखा गया है। हमारे पास झूलेलाल है, सिंधी साईं दोस्तन के सभिनी के झूलेलाल झूलेलाल। हमारे पास आज तक जिंदा पीर है। अच्छा, मोहनजोदड़ो में योनि लिंगम की पूजा होती है। ऋषि मुनि का जो योगा का और जो तपस्या का पहला हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, वो हमारे पास इंडस सिविलाइजेशन में आता है। तो आप इन चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितनी, यानी एक तारीखी और एक बहुत बढ़िया हमारा एक तारीख रही है, हमारा पर्सपेक्टिव रहा है। अ, अभी आगे हम अगर जाते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि 7,000 साल पहले, 7,000 बिफोर, Indus civilization traces are found in Mehergarh in Balochistan. Well planned town cities, drainage system, 7,000 years before. Industry, cotton, एग्रीकल्चर, क्या कुछ नहीं था हमारे पास 7,000 ईयर्स बिफोर। उसके बाद फिर आए 5,000 ईयर्स बिफोर। 5,000 ईयर्स बिफोर वी हैव मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, टेक्सिला। इंडस सिविलाइजेशन, जिसको सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। सरस्वती माता हमारे पास है ना, जो सरस्वती माता आज दुनिया से गायब, दुनिया के इस नक्शे से गुम है, वो कहाँ पे है? सिंधी सरस्वती सिविलाइजेशन, ड्रेविडियंस। हमारे पास जो दरावड़ हैं आज भी हैं ना, वही मछेरे, वही जो फिशिंग पे रहते हैं, बागड़ी, मलाह, ये कौन है सब? ये हमारी एक ही रूट्स हैं। सिंध की तारीख, यानी आप कंधारा से लेके मलाई,
सेनाई, सेनाई लव्स श्रीलंका, बंगला, ये पूरा इंडस का एक इंडस सिविलाइजेशन जा रही है हमारे पास। इवन मलाई, हमारी इंडस सिविलाइजेशन का एक जो है इंडस सिविलाइजेशन जा रही है। अच्छा देखें सभी, तो आपको इन नील रिवर एंड मेसोपोटामिया और समारा ट्रेडिशंस जो सिविलाइजेशंस थी, उनसे हमारा 5,000 साल पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा था। हमारे पास सी रूट्स थी, हमारे पास सी रूट्स थी। सिंस दैट टाइम ये हम जो कपड़ा पहनते हैं, इसका पहले जो है इंडस्ट्री हमारे सिंध में लगी थी। हम जो शतरंज प्ले करते हैं, देट वाज आवर प्रोडक्ट, ये हमारे हमने ही स्टार्ट की थी। तो अगर हम यानी मैंने जैसे बताया ऋषि मुनि का या योगा की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? वो सिंध से हुई है। इन सब चीज़ों से आगे आते हैं हम। अगर हम ऋग्वेद पे देखते हैं, ऋग्वेद कहाँ पे लिखे गए थे? ऋग्वेद इंडस रिवर पे लिखे गए थे। जो आज भी गीता, महाभारत, रामायण, इन सब चीज़ों के ओरिजिनलिटी कहाँ जा रही है? वो सिंध में जा रही है, इंडस सिविलाइजेशन में जा रही है। इंडिया, हिंद का जो बुनियाद है वो सिंध से जा रहा है। सिंध से यूरोपियंस ने जब अलेक्जेंडर ग्रेट ने जब इन्वेंशन की, तो हिंद को सॉरी इसको इंडस सिविलाइजेशन का नाम दिया। पर्शियंस के पास एच नहीं है, एच है, इसलिए उन्होंने सिंध को हिंद करके लिखा। तो हमारी जो सिविलाइजेशन है, एक तारीखी रही है, वो हिंद सिंध सिविलाइजेशन रही है। तो ये सब चीज़ों का आपको अगर मैं यानी बताना चाह रहा हूँ, इसकी वजह यह है कि जस्ट सी हाउ आवर रूट्स आर कनेक्टेड। हमारी रूट्स कैसे कनेक्टेड हैं? भगवान राम जी बोलते हैं कि जो है सिंधु नदी का पानी जो है वो आसमानों से आता है, जिससे फसलें उगती हैं। तो ये सिंध की तारीख और कनेक्टिविटी है। हमारी इंडस सिविलाइजेशन, हमारी सरस्वती माता सिविलाइजेशन, सिंधुइज्म, हिंदुइज्म, सनातन धर्म, योगा, ये सभी चीज़ें हमारे से शुरू, और आज भी हमारे पास ट्रेसेस हैं। यानी शिवस्तान जो है, सेविस्तान जो यहाँ जहाँ पे आज कलंदर बैठा हुआ है, एक्चुअली दैट इज प्लेस ऑफ शिव, भगवान शिव जी की वो जगह है। हम शुरू से ही भगवान शिव के मानने वाले थे। तो आज भी वो ट्रेसेस तो हैं हमारे पास। या झूलेलाल है हमारे पास, सात बेलो है, हंगलाज माता है। ये सब सारी हमारी तारीख है। और वो आज तारीख कहाँ पे है, हमारी सिंधियत कहाँ पे है, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वी आर फाइटिंग फॉर आवर आइडेंटिटी। हमारा जेनोसाइड हुआ है, जो हम जेनोसाइड दो किस्म के होते हैं। एक तो लोगों को मार दिया जाए, खून बहाया जाए। एक जेनोसाइड होता है आपकी आइडेंटिटी का। तो पाकिस्तान में जो हमारा जेनोसाइड हो रहा है, वो हमारे कल्चर, लैंग्वेज, हमारे ट्रेडिशन, हमारे सेक्युलरिज्म, हमारी आइडेंटिटी का जो है जेनोसाइड हो रहा है। अच्छा, इससे अभी अगर हम आगे चलते हैं, तो ये सिंध की मैं हिस्ट्री आपको मैंने बताई। अच्छा, सिंध में जो अंग्रेज चार्ल्स नेपियर ने जब हमला किया, देट वाज 1843। 1843 में भी सिंध जो है वो आज़ाद था। अच्छा, उससे पहले जो अगर हम अरब इन्वेंशन देखें,
जब अरब ने हमारे ऊपर हमला किया तो उससे हमारी हालत खराब हुई। यानी जैसे ही अरब हमारे पास आए, अरब इन्वेंशन हुई, हमारे आखिरी जो महाराजा डाहिर थे उनको शहीद किया गया। महाराजा डाहर जो हमारे आखिरी बादशाह थे सिंधु किंगडम के, उनको शहीद किया गया। और वो हमला वो हमला कोई इस्लाम की वजह से नहीं किया गया था, वो सिर्फ हमला हमारे मंदिरों को लूटने के लिए किया गया था। सिंध पे आज तक 1100 हमले हुए हैं, सिंध पे आज तक 1100 हमले हुए हैं। और उनकी सब की 1100 हमलों की वजह वजह जो पीछे जो रीजनिंग थी वो यही थी कि सिंध एक खुशहाल और एक अमन पसंद, एक सेक्युलर प्रोग्रेसिव नेशन रही है, और एक ऐसा मुल्क रहा है जहाँ पे लोगों के पास बहुत सारे वसाइल थे। इसी वजह से आज तक सिंध पे हमले हुए हैं, 1100 हमले हुए हैं सिंध पे आज तक, 1100 हमले हुए हैं। अगर हम तारीख देखें 7,000 साल की सिंध की, तो सिंध 5,000 सिंध जो है 6,000 साल आज़ाद किंगडम, आज़ाद हैसियत में रही है। जबकि हमारे जो है 1,000 या 1,000 समथिंग ईयर्स जो है सिंध मुख्तरफ गुलामी के दौरों में रही है, या हम सिंधी जो है स्लेवरी में रहे हैं। अच्छा, अभी हम आते हैं 1843 पे, जब चार्ल्स नेपियर ने सिंध पे हमला किया और सिंध जो है वो मुंबई प्रेसिडेंसी में चली गई। अंग्रेज का दौर जो हमारे पास रहा वो एक गुलामी थी। और जब हिंद सिंध की आज़ादी और हिंद की आज़ादी का जो है बरतानिया से लड़ाई हुई और बरतानिया के खिलाफ जो मुहिम शुरू हुई, तो उसमें भी सिंध के लोगों ने हिस्सा लिया। हेमू कालाणी हमारे जो है सिंधी थे, जिसने भगत सिंह वाले टाइम उसके बाद के हैं, तो उन्होंने रेल की पटरियां उड़ाई अंग्रेज़ों की। तो या हुर तहरीक है हमारे पास, जो हुर अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है लड़े। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो हमारी फाइट थी सिंध में, वो भी कोई ढकी छुपी नहीं है। लेकिन जो सबसे खतरनाक मरहला शुरू हुआ है सिंध पे, यानी अरब इन्वेंशन के बाद, तो वैसे ही सिंध की आइडेंटिटी और सिंध टोटली चेंज होना शुरू हुआ। लेकिन जब अंग्रेज़ यहाँ से जाने लगे, अंग्रेज़ ने जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में डिफीट और उनकी ज़्यादा पावर नहीं रही, वो जब जा रहे थे, तो मिस्टर चर्चिल ने क्या किया कि जनाह और इस्कंदर मिर्ज़ा को बुला के मीटिंग करके और उनको एक मुस्लिम मुमलकत का आइडिया दिया, और उनको मुस्लिम मुमलकत बनाने के लिए कहा गया। अच्छा, इंडिया का नाम भी जो है पहले मिस्टर जनाह को सजेस्ट किया गया था, लेकिन मिस्टर जनाह ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, और वो इंडिया का कॉन्सेप्ट जो है फिर गांधी जी और नेहरू जी वालों के पास चला गया। लेकिन ये पहला ऑप्शन जनाह को दिया था, लेकिन जनाह ने वो हम पाकिस्तान पाक लोगों की ज़मीन बनाने के चक्कर में और एक वो मुसलमान साइकी में वो चीज़ें की। इसमें यानी ये नहीं है कि कोई मुझे तकलीफ़ है कि कोई मुसलमान या कोई रिलीजियस बियास है, नहीं। लेकिन जब आपको किसी रिलीजन के थ्रू कंट्रोल किया जाए, या आप पे जो है स्लेवरी डाली जाए, तो लाजमी बात है कि आप उस चीज़ को अक्यूज़ करेंगे, आप उस चीज़ को गलत बोलेंगे। अच्छा, चर्चिल ने जो मिस्टर जनाह को ये पाकिस्तान बनाने का जो कॉन्सेप्ट दिया, उसके पीछे असल में क्या था, वो क्या चाहते थे
क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है रशिया और चाइना उभरने लगे थे, और वेस्ट यानी बर्तानिया और अमेरिका और वेस्ट जितना भी था वो चाह रहे थे कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म को स्टॉप किया जाए। तो उनके लिए कोई हमें ऐसा मुल्क चाहिए जो इनके लिए आगे हम दीवार की तरह रख सकें। तो वो किरदार किसने अदा किया? पाकिस्तान ने अदा किया। उनको मालूम था इंडिया कभी भी हमारे साथ में नहीं आ सकेगा, तो इसलिए इन्होंने जो पाकिस्तान को क्रिएट किया, चर्चिल ने, वो एक्चुअली डिफीट देना थी सोशलिस्ट ब्लॉक एंड कम्युनिस्ट ब्लॉक को। और दूसरी चीज़ ये थी कि एक वेस्ट के लिए मुस्तकिल अड्डे, फौजी अड्डे या एक ब्लॉक बन जाएगा जिससे वो आगे चल के फ़ायदे उठा सकेगा या उनको यूज़ कर सकेगा। एक्चुअली ये जो पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट बन रहा है कि ये मुसलमान रियासत और दो कौमी नज़रिया, और ये ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है। मिस्टर चर्चिल ने पाकिस्तान बनाने और पाकिस्तानी रियासत देने के वजह, पीछे जो वजह थी वो ये भी थी कि पंजाब, पाकिस्तान पंजाब के जो लोग थे, दे वाज गुड सर्वेंट। तो मिस्टर चर्चिल ने उनको एक ये गिफ्ट दिया था पाकिस्तान। अच्छा, यही बेस्ट सर्वेंट्स क्यों कहलाते थे? क्योंकि अगर ये बोलते हैं हम मुसलमान हैं और इस्लाम हमारा किला है, तो 1941 में जो मक्के पे काबतुल्लाह पे जो हमला हुआ था वो किसने किया था? ये इसी पाकिस्तानी फौज ने किया था। तो ये जो गिफ्ट दिया गया था इनको, उसी के नतीजे में दिया गया है। ये कोई यानी इसमें कोई भी हिडन थिंग नहीं है। दैट्स द ट्रुथ, दैट्स द ट्रुथ। अच्छा, पाकिस्तान जो बनता है एक अल्हाक है, फेडरेशन है, यानी एक एग्रीमेंट है कि पाकिस्तान में जितने भी स्टेट्स पाकिस्तान में होंगी वो इंडिपेंडेंट होंगी। They will be separate states. Only central government will be the one. थियोक्रेटिक स्टेट, जो ज्यादा कौमों की एक स्टेट बनाई गई, वो यही थी, पाकिस्तान था। बलोचों का उसमें कोई कंसर्न नहीं था। 1948 में बलोचिस्तान पे इन्वेंशन की गई। बांग्लादेश को 1948 में ही बांग्लादेश ने जो है जबान के जो लैंग्वेज के उस पे वहाँ पे अनरेस्ट शुरू कर दी थी, मुतालबात शुरू कर दिए थे। सिंध में भी जैसे ही, यानी 1948 में जैसे बनती है आईएसआई का जो है बुनियाद रखा गया, तो उसी टाइम से ही सिंध का जो है, सिंध ने भी वहाँ से अपना कंसर्न दिखाना शुरू कर दिया था कि वी कैन नॉट लिव इन ए कंट्री विच इज सेंट्रलाइज्ड एंड ओनली द पंजाब विल बी इट्स ओनरशिप, यानी पंजाब के पास सिर्फ ओनरशिप होगी। 1948 में जो बरतानवी जर्नल थे आर्को थ्रोन, जिन्होंने आईएसआई बनाई थी, उसी दिन से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का निज़ाम ख़त्म हो गया था। पहले तो वो वायलेशन की गई, यानी 1940 का जो रेजोल्यूशन था उसकी वायलेशन की गई, उसकी एग्रीमेंट की वायलेशन की गई। उसके बाद 1943 में उसको डिक्लेयर किया गया। 1947 जब पाकिस्तान बनता है, तो 1948 में जैसे ही मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर लेती है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कहाँ से कंट्रोल करती है? आईएसआई के उसके थ्रू करती है, और जो कि बरतानिया ने इनको बना के दी, जनरल आर्कोथोन ने बनाई थी। तो उसके नतीजे क्या हुए आप सबको मालूम है। मिस्टर जनाह के साथ क्या हुआ?
यानी उनको पॉइजन दिया गया और उनको ऐसी जगह रखा गया जहाँ पे ऑक्सीजन ही ना हो, और उनके लिए एक एम्बुलेंस जो भेजी गई वो रास्ते में खराब हो गई। मिस्टर जना की सिस्टर फातिमा जना के साथ क्या हुआ? उसने जब अयूब के खिलाफ आवाज उठाई तो उसके साथ क्या हुआ? उसको मार दिया गया। यानी आप अगर हिस्ट्री देखें 1947 से 58 तक 11 साल में पाकिस्तान के 7 जो है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स चेंज हुए, जिसपे नेहरू जी ने उस टाइम एक बयान भी दिया था कि इतने सालों में मैंने इतनी धोतियां या लुंगियां चेंज नहीं की जितने पाकिस्तान में हुक्मरान चेंज हुए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक अनरेस्ट शुरू हो गई थी उसी टाइम से। यानी कोई मैकेनिज्म नहीं था, कोई गवर्नमेंटल सिस्टम नहीं था, और ये रियासत जो है वो सीधी कहाँ चली गई थी? आर्मी के इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में चली गई थी, आईएसआई के हाथों में चली गई थी। तो जो आज अगर हम पाकिस्तान की 73 ईयर्स की हिस्ट्री देखें, 73 ईयर्स में पाकिस्तान में कितने साल मार्शल रही है? आधे से ज्यादा साल, यानी 34 ईयर्स मार्शल रही है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि 72 ईयर्स, यानी 48 आईएसआई के बनने के बाद 72 ईयर्स पाकिस्तान इज इन मार्शल, और हमारे पास कोई भी सिलेक्शन नहीं होती है। Excuse me. हमारे पास कोई भी अवामी सिलेक्शन नहीं होती है। सिलेक्शन होती है हमारे पास मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होती है। यानी जो डेमोक्रेसी हमारे पास है, 30 साल 32 साल 33 साल जो डेमोक्रेसी रही है, वो डेमोक्रेसी ऑलवेज इज जस्ट ए सिलेक्टेड डेमोक्रेसी, एंड पपेट्स बिठाए जाते हैं। एक यानी हमारे पास एक तो हमारे पास हो गई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, इंटेलिजेंस इदारे हो गए, और एक फ्यूडल्स हो गए, और कुछ सरमाएदार हैं। यानी एक एलाइट क्लास बना हुआ है। दे आर रूलिंग दिस कंट्री। ये सिर्फ ये जो है एट्रॉसिटीज हैं, वो सिर्फ हम सिंधी, बलोच, पश्तून, कश्मीरी या गिलगित बिल्तिस्तानी, सराइकी इनके साथ नहीं है। पंजाब के लोग, पंजाब के जो भी लोग हैं वो भी सफर कर रहे हैं इस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की वजह से। जस्ट एक एलाइट क्लास है जो चल रहा है, जो जिनके लिए सब कुछ है, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, अभी मैं एट्रॉसिटीज बताता हूँ जो आज तक इस 73 ईयर्स में, यानी हमारे पास हुई है। लियाकत अली खान को जैसे शहीद मारा गया, व्हाट वाज दैट? दैट वाज आल्सो इंजीनियर्ड, ISI engineered killing. अच्छा, उससे आगे हम आते हैं 1962 में। 1962 में क्या हुआ था कि बलोच एक आज़ादी पसंद थे, नवाब नौरोज खान। उनको कुरान शरीफ देके, कुरान शरीफ मुसलमानों की पाक किताब है, वो देके उसको इस बगावत से नीचे लाया गया। लेकिन क्या हुआ कि जब वो नीचे आ गए, उसको कुरान शरीफ का वास्ता दिया गया था। जब वो उन्होंने बगावत खत्म की और बातें करने आए, तो उसके 7 बेटों को नवाब नेरोज खान के सामने कत्ल किया, फांसी दी गई 7 बेटों को। अच्छा, 1972 में हम आते हैं। 1972 में 40,000 बलोचों का कत्ल हुआ। 1971 में देखें आप, बंगाली मुसलमान नहीं थे क्या? बंगाली मुसलमान थे। ये जो बोलते हैं ना कि हम मुसलमान, इस्लाम और
इंसानियत का जो जो बात करते हैं, बांग्लादेश के 30 लाख लोगों के साथ जो जुल्म हुआ, वो क्या मुसलमान नहीं थे क्या? बलोच क्या मुसलमान नहीं थे क्या? पश्तूनों के साथ आज तक जो जुल्म हुआ है, हजारों की तादाद में उनको जो है इस्लाम के नाम पे, जहाद के नाम पे उनको यूज किया गया है, क्या वो मुसलमान नहीं थे क्या? कश्मीर में जो आज तक इन अनरेस्ट है, जो ये पाकिस्तानी मिलिट्री वहाँ पे दहशतगर्द भेजती है, वो क्या मुसलमान वहाँ पे कश्मीर में नहीं है क्या? तो असल ये बात करने का मेरा मकसद ये था कि ये जो इस्लाम के नाम पे एक चूरन बेचा जा रहा है, या जो मुसलमान के नाम पे एक काम किया जा रहा है, तो वो ऐसा कुछ है नहीं है। पाकिस्तानी जो मिलिट्री है, जो आर्मी है, इंटेलिजेंस इदारे हैं, एक्चुअली दे आर फॉर रेंटल, एंड दे ओनली केयर फॉर देयर अर्निंग, फॉर देयर मनी। उनके लिए कोई भी रिलीजन, कोई भी चीज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान जस्ट एक एडहाकिज्म पे एक चलने वाला एक मुल्क है, जिसको जिसको एक एलाइट क्लास और इस्टेब्लिशमेंट चला रही है, और उसका रिलीजन से लेना देना या किसी चीज़ से नहीं है। दे नीड मनी। और ये पूरा जो है स्पॉन्सर्ड सऊदी से, या जो, क्योंकि शियाओं का जो कत्ल होता है उसको, वो मुसलमान नहीं है क्या? वो भी मुसलमान है। हजारा हजारा लोगों का जो कत्ल होता है, वो मुसलमान नहीं है क्या? वो भी मुसलमान है। तो that is only a game in the name of religion. It's always easy to make people slave. और पाकिस्तान के पास यही एक हथियार है, एक पाकिस्तानी कौम, एक मुसलमान कौम। मुसलमान कौम कौम होती है क्या? रिलीजन के बेस पे कोई भी कौम बनती है क्या? कौम तो अपने हिस्ट्री, तारीख और जाग्राफी के उससे बनती है। अभी अगर हम आगे चलते हैं, मिसाल के तौर पर, तो पाकिस्तान की जो नाकाम स्टेट है, वो उसी टाइम ही ख़त्म हो गई, जो एग्रीमेंट वो उसी टाइम ही ख़त्म हो गई जब 53-54 में 1 यूनिट का इजरा हुआ, 1 यूनिट लगाया गया। और 1 यूनिट क्या था कि जितने भी स्टेट्स थे, जितने भी सूबे थे, उनकी सबकी जो रूलिंग अथॉरिटी है, वो सिर्फ पंजाब के पास चली गई। और ये प्री प्लान था। यानी आज भी अगर हम सेनेट की सीटें देखें, या जो वजीर आजम का वोटिंग होती है, तो बाकी तीनों सूबों से ज़्यादा पंजाब की सीटें ज़्यादा हैं। या जो जब बंगाल में 71 की में जब बंगाल अलग हुआ, तो उस टाइम शेख मुजीब रहमान ने विन किया था। लेकिन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों और इस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री ने कभी भी नहीं चाहा कि वो बंगाल को सुप्रीमेसी दें, क्योंकि अगर वो उनको सुप्रीमेसी देते थे तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इनका बांग्लादेश, सिंध, बलूचिस्तान, ये लोग आगे आ जाते, ये कौमें आगे आ जाती। तो ये कभी भी जो है पंजाब को पसंद नहीं था। मैं पंजाब का नाम क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि जितनी भी मिलिट्री है वो पंजाब की है। 65% मिलिट्री फोर्सेस बिलोंग टू पंजाब। पंजाबी दोस्त, मुझे किसी कौम से नफरत नहीं है, या मुझे किसी नस्ल से नफरत नहीं है, लेकिन जब आपकी कौम, आपकी नेशन जो है, अगर वो एट्रोसिटीज करेंगी, तो लाजमी बात है हमें हमें मिसाल तो देनी पड़ेगी, हमें बताना पड़ेगा कि कौन क्या कर रहा है। और पाकिस्तान में जितनी भी यानी सुप्रीमेसी है, वो एक ही प्रोविंस के पास है, वो पंजाब है। आज तक आप देख लें, बाकी तो सभी चीज़ें छोड़ लें। अच्छा, क्रिकेट टीम देख लें हमारी पाकिस्तान की, उसमें आज तक एक भी सिंधी नहीं है, ना बलोच है। अच्छा, आज तक कोई भी जर्नल पाकिस्तान में, आज तक कोई भी जर्नल सिंधी नहीं हुआ, बलोच नहीं हुआ।
ये चीजें हमारे सामने हैं, कोई ढकी छुपी नहीं है। हम ऐसे ही बात नहीं कर रहे कि जस्ट के पाकिस्तान को दुनिया के सामने गलत कहना है, नहीं। ये चीजें हो रही हैं। अभी मैं आगे आपको फिगर्स एंड फैक्ट्स दूंगा, और वो यूएनओ की रिपोर्ट्स हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, मैं सभी आपको दूंगा। आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, सिंध पे जो आज तक हमले हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से, जो यानी एक हमले होते हैं, जेनोसाइड होता है, आपकी किलिंग की जाए। एक जेनोसाइड होता है आपकी आइडेंटिटी और डिफरेंट वेज में आपको आपको आप पे सफरिंग लाई जाए। 1 सेकेंड। सॉरी, आई गोइंग टू टर्न द एसी। जी हाँ, तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि सिंध पे आज तक कैसे हमले हुए हैं। सिंध पे जो ज़्यादातर हमले हुए हैं, वो यानी लोगों को मारने के बजाय, क्योंकि हम सेकंड लार्जेस्ट नेशन हैं दुनिया, पाकिस्तान में 70 मिलियन पीपल हैं, तो दे कैन नॉट directly come and kill our people like Balochistan, but how they are playing with us, हमारा जेनोसाइड कर रहे हैं। वो कैसे? यानी हमारे पास हमारे ऊपर हाइड्रो अटैक्स हुए 1971 में, जो बाढ़ आई, जो फ्लड आया, उसमें कितने सिंधी सिंधी इफेक्टेड हुए, और हमें ये बोला गया कि ये इंडिया ने किया है। हालांकि पाकिस्तान को डैम बनाने थे, उस डैम बनाने के लिए की वजह से हमें हमारे पास फ्लडिंग कराई गई, ना सिर्फ 71 में, उसके बाद भी 4-5 आज तक हमारे सिंध के ऊपर हाइड्रो अटैक्स किए गए हैं, जो फ्लड की सूरत में करवाए गए हैं। अच्छा, हमारी इंडस्ट्री सिंध की पूरी जो है वो पंजाब में शिफ्ट की गई आफ्टर 1 यूनिट, और आफ्टर ज़ियाउल हक टाइम, तो हमारी जितनी भी इंडस्ट्री थी वो पंजाब ट्रांसफ़र की गई। हमारा जो फॉरेस्ट था, धाड़ेल कल्चर, डाकू या बैंडिट्स का जो कल्चर हमारे पास लाया गया, they was all paid workers of पाकिस्तानी मिलिट्री। हमारे पास जो कापी कल्चर आया, वो इट वाज आल्सो प्री प्लान्ड, इंजीनियर्ड। अच्छा, सिंध की एक और वजह भी है जो बहुत अहमियत रखती है, आपको मैं बताना चाहता हूँ। सिंध contributes 65% revenue of Pakistan. Sindh contributes 85% natural resources for Pakistan. Sindh 97% import export of whole Pakistan is through Sindh, our Karachi port and Port Qasim. सिंध की जो ज़मीन है वो ज़रखेज़ है, इट्स वेरी एग्रीकल्चर, दैट्स वाई ऑलवेज जो आज तक 70 लाख एकर्स ज़मीन जो है, वो जितने भी रिटायर्ड फौजी होते हैं उनको सिंध में सेटल किया जाता है, उनको सिंध की ज़मीनें दी जाती हैं। अच्छा, ये तो हमारा हो गया कंट्रीब्यूशन, लेकिन हमें वापसी में क्या मिलता है? 14%। और 14% भी वो भी ये देते हैं अपनी बी टीम को, जो इनके फ्यूडल्स बैठे हुए हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं उनको देते हैं। इसी वजह से 2018 की यूएनओ की रिपोर्ट आई थी कि अब सिंध जो है, इट इज़ वर्स कंडीशन देन अफ्रीका। हमारे पास भूख और पानी की किल्लत की वजह से सिंध जो है वो अफ्रीका से भी आगे चला गया है पॉवर्टी में। तो जब सिंध कार्डिनियल पार्ट है, इकोनॉमिकल कार्डिनियल पार्ट है पंजाब का, पाकिस्तान का, और हम ही लोग
हमारा जो जस्ट अभी कोयला निकला है जो इन्होंने चाइनीज कंपनीज को दिया हुआ है, वो $45 ट्रिलियन की वैल्यू है उसकी। और अगर हम ये सिंध के ऊपर सिर्फ खर्च करें तो हम कितना टाइम कितने सालों तक हम खुशहाल कौम बन सकते हैं। लेकिन हमारा जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारी लैंड है, हमारी एग्रीकल्चर है, हमारे पोर्ट हैं, अभी वो सभी बिकॉज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सभी पाकिस्तान के पास हैं। और सिंध को वापसी में क्या मिलता है? गुर्बत, तकलीफ, परेशानी, लोग आत्महत्या करते हैं, लोग पानी के की वजह से पानी की किल्लत की वजह से मर जाते हैं। ये रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं सभी। एक ऐसी खुशहाल कौम जो पाकिस्तान को पालती है, 65% रेवेन्यू जनरेट करती है, और वो जब यूएनओ की रिपोर्ट आती है तो हमारे पास क्या आता है कि वी आर इन वर्स कंडीशन देन अफ्रीका। तो ये चीजें हमारे सामने हैं सभी चीजें। ये कोई एक जस्ट इल्जाम नहीं है, इन सभी चीजों के प्रूफ्स हैं। हमारे पास हेपेटाइटिस बी की वजह क्या है? सबसे ज़्यादा केसेस हेपेटाइटिस बी के हमारे पास सिंध में हो रहे हैं, क्योंकि जितना भी पंजाब की फैक्ट्रियों का ज़हर आलूदा पानी है वो सिंध में आता है। वी आर इन डाउन स्ट्रीम। अच्छा, जब से हमारे सिंधु दरिया के ऊपर इन्होंने डैम्स बनाए हैं तो सिंधु दरिया का पानी सिंध में नहीं आता है। हमारा डाउन स्ट्रीम डेल्टा जो है वो तबाह हो गया है, हमारा फॉरेस्ट तबाह हो गया है, हमारी एग्रीकल्चर लैंड समंदर के उसमें आ रही है, कब्जे में आ रही है, समंदर आगे आ रहा है हमारे तरफ। तो हमारा जो है ना, खून से ज़्यादा हमारा जो है एक सोशियो कल्चरल, आइडेंटिकल, लैंग्वेजल जेनोसाइड हो रहा है। क्योंकि डायरेक्ट ये लोग हमको नहीं मार सकते, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि हम लोगों को नहीं मारा है या नहीं किया है। 1970, जी हाँ, जो MRD तहरीक चली थी उसमें हमें मालूम है कि सिंध पे कैसे हमला किया गया था और गांव के गांव तबाह किए गए थे। या उसके बाद अगर हम आते हैं, जैसे 84 में हमारे पास टोडी फाटक का वाकया हुआ था जिसमें नौजवान स्टूडेंट्स को मारा गया था। या उसके बाद अगर हम आते हैं 1995 से लेके आज तक जो है हमारे 50 से ज़्यादा जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको मारा गया है, उनको असैसिन किया गया है। और आज तक हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल 1000 पॉलिटिकल डिसअपियरेंसेस हैं। तो ये सभी चीज़ें अपनी जो है रखती हैं, इम्पोर्टेंस रखती हैं। अच्छा, अगर आप इन सभी चीज़ों को देखें कि ये जो फौजी गैंग है या एक इस्टेब्लिशमेंट है या जो इदारे हैं, वो एक एलिट क्लास है, इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेट्स का, फ्यूडल्स का, जो जस्ट अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर रहे हैं। वो बलोचों की नस्ल कशी हो, पश्तूनों की नस्ल कशी हो, वो कश्मीरियों की नस्ल कशी हो, वो अपने मुल्क के लोग तो छोड़ दें। अफगानिस्तान में अनरेस्ट है, इसी वजह से हम सिंधी पाकिस्तान को दहशत गर्दों का शहंशाह बोलते हैं। क्योंकि दुनिया में जहाँ भी अटैक्स हुए हैं उसकी नर्सरी, उसके कनेक्शन कहाँ जाते हैं? वो पाकिस्तान में जाते हैं। इंडिया में जो अनरेस्ट है, डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, वो कौन कर रहा है? That's not hidden.
एवरीवन नोज मुंबई अटैक्स हो, कहाँ रूट्स हैं उसकी? वर्ल्ड नोज, वर्ल्ड नोज that where are things going on. अच्छा, अभी मैं आपको कुछ ये पाकिस्तानी कारोबार का मैं बताऊंगा कि हाउ इट्स इकोनॉमिकल एंड बिजनेस इज गोइंग ऑन ओवर देयर. You can't believe after Indonesia, Pakistan is on second number, where 51% of businesses, companies belong to military establishment. 51% of total Pakistani business belong to military establishment. And there are proofs of it. यानी चड्डी से लेके सीमेंट तक जो बनता है वो पूरी मिलिट्री की कंपनीज हैं. दे आर मिलिट्री ओन्ड ग्रुप्स. तो उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा आप सबको मालूम है कि आप आज देखें राहिल शरीफ कहाँ बैठा हुआ है, आज आप देखें कियानी कहाँ बैठा हुआ है, परवेज मुशर्रफ कहाँ पे है, शुजा पाशा कहाँ पे है. जिन लोगों की जब ये रिटायर हो गए तो आज उनकी मिलियंस बिलियंस डॉलर्स की प्रॉपर्टीज हैं. कोई यूके में बैठा हुआ है, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, कोई दुबई में बैठा हुआ है, कोई यूरोप में बैठा हुआ है. जितने भी रिटायर्ड जर्नल्स हैं उनकी आप देखें, प्रॉपर्टीज देखें, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, स्टेट्स की स्टेट्स. अभी राहिल शरीफ ने स्टेट परचेज की है ऑस्ट्रेलिया में. तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का बिजनेस कैसे ओन है इन जर्नल्स और कर्नल्स. और उनका कर्नल की बीवी का आपने वो जो है अभी वाकया सुना होगा, वेरी फेमस था, कि हाउ देयर साइकी इज एंड हाउ दे ट्रीट विद द पीपल. पाकिस्तान में अगर आप 3 कैटेगरीज के साथ बिलोंग करते हैं, यू हैव राइट टू लिव. इफ यू डोंट बिलोंग टू दीज 3 कैटेगरीज, यू डोंट हैव राइट टू लिव. What are these 3 categories? Military, feudals, or Islamists. If you belong to these 3 categories, you can live in Pakistan. If you don't belong to these 3 categories, you don't have any right to live over there. अभी हमारी 13 लाख एकड़ ज़मीन जो है चाइना को दी गई है, सिंध की, जहाँ पे वो एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं. वैसे ही ऑलरेडी पहले भी प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, लेकिन अभी 13 लाख एकड़ ज़मीन दी गई है सिंध में. वो चाइना का एक प्रोजेक्ट है. या तो कोयल प्रोजेक्ट है, वो भी चाइना के उसमें है. या जो हमारे पोर्ट, कराची पोर्ट की एक्सपेंशन हो रही है, उसका ठेका भी चाइना को दिया हुआ है. जो सी पैक के जितने भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे जो है एग्रीकल्चर लैंड, फार्मिंग एंड रोड्स, दीज ऑल प्रोजेक्ट्स जो चाइना ने स्टार्ट किए हैं सी पैक के नाम से. तो सी पैक की वजह से हमारी कितनी सिंध की ज़मीन है, हमारी टोटल डेमोग्राफी चेंज की जा रही है. और जो है बाहर की जो सेटलमेंट्स हमारे पास की जा रही हैं, ये सभी मुझे तो यही लगता है कि सिंध इज़ ऑलरेडी सोल्ड टू चाइना. पाकिस्तानी जर्नल्स ने ऑलरेडी सिंध को जो है चाइना के हाथों सेल कर दिया है. तो अगर हम तारीख पे आते हैं, अगर हम एक तरफ तारीख देखते हैं हिस्ट्री हमारी के, एक रिच कल्चर, प्रोग्रेसिव पीपल, सेक्युलर पीपल, विथ इंडस्ट्री, विथ नॉलेज, विथ लिटरेचर,
आज वो लोग अपनी सिंध में मिनॉरिटी हो गए हैं, अपने वजूद की फाइट लड़ रहे हैं, हमारी आइडेंटिटी ख़त्म हो रही है। हम सिंधी इंडिजियस पीपल जो हैं, दे वी आर वेनिशिंग फ्रॉम दिस अर्थ। सिंध पे कितने हमले हुए, कितने हज़ारों साल गुलामी में सिंध ने गुजारे, लेकिन कभी भी सिंध ने अपना वजूद ख़त्म नहीं किया। लेकिन जब से ये पाकिस्तान बना है, आज सिंध का वजूद खतरे में है, हम सिंधियों का वजूद खतरे में है, सिंधियत का वजूद खतरे में है। अच्छा, अभी मैं अपने तीसरे टॉपिक पे आऊँगा, वो मिनॉरिटीज़ है। जो मिनॉरिटीज़ का टॉपिक है, मैं उस पे आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। हाउ द persecution ऑफ minorities इज गोइंग ऑन। सिंधी हिंदू गर्ल्स का तो आपको सबको मालूम है कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मैटर चल रहा है, जिसमें अभी तक 1000 लड़कियों को फोर्सफुली कन्वर्ट करके और मुसलमान करके उनकी शादियां की गई हैं। लेकिन उसका सिर्फ सिंधी हिंदूज नहीं है, अटैक के अंडर नहीं है। जो मिनॉरिटीज़ और हैं, जैसे क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, शिया हैं, मराठी हैं, गुजराती हैं, या जो कराची में शिव मंदिर लाइट हाउस के पास है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी रहती है, जो नारायण मंदिर है वहाँ पे। तो उनकी परसिक्यूशन चल रही है। अच्छा, मैं 3 दिन पहले का आपको वाकया बताता हूँ। ये जो सरदार और सिख भाई हैं, उनको मैं सर से अकाल बोलूँगा, उनको मैं कुछ रियलिटीज़ बताना चाहता हूँ कि ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर देयर। 3 दिन पहले जैकबाबाद सिंध में एक 16 साल लड़की लक्ष्मी कौर सरदार अमर सिंह, जो उसको 16 जून को उठाया गया है। 17 जून को इस्लाम में उसको दाखिल किया गया है। 18 जून को उसकी शादी की गई है। और ये सिखों का पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी सिखों के साथ बहुत सारे वाकयात हुए हैं। ये सिर्फ ड्रामा है। ये जो बोलते हैं ना कि हम सिखों की मदद करते हैं, हम पंजाबी भाई हैं, ये नो, दैट्स टोटल ड्रामा। अगर पाकिस्तान इतना ही अच्छा है, अगर उसको सिखों का इतना ख्याल है या मुसलमानों का इतना ख्याल है, तो चीन में जो अलगर्स मुसलमान हैं उनके लिए कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता पाकिस्तान? इंडिया के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाता है पाकिस्तान कि इंडिया में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन जो चाइना में जुल्म हो रहा है, अगर आपको पाकिस्तान की इतनी फिक्र है, तो आप चाइनीज उलगर्स की बात क्यों नहीं करते? नो, या सिखों की बात करते हैं। और ये जो सिखों के साथ हो रहा है वहाँ पे, ये जो अभी जस्ट एक गुरुद्वारा बनाया जल्दी जल्दी में दुनिया को दिखाने के लिए, वो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का नाम था, और ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए ये काम किया गया। अगर पाकिस्तान को इंसानियत की इतनी फिक्र थी, तो जो हमारा राजस्थान खोखरा पार और गुजरात का बॉर्डर है हिंदुओं के लिए, वो भी बॉर्डर खोल देते, क्यों नहीं खोला? ये टोटल ड्रामा है। अगर इस्लाम के नाम पे फ़लस्तीन में ज़ियाउल हक ने कैसे फ़लस्तीनियों को मारा था? काबतुल्लाह पे हमला किसने किया था? इन्हीं पाकिस्तानी फ़ौजियों ने किया था, पंजाबी फ़ौजियों ने किया था। ये जो अबडक्शन के, फोर्स्ड कन्वर्जन के वाकयात हो रहे हैं, ये हर दूसरे दिन हो रहे हैं सिंध में। अभी तक 1000 लड़कियों को जो है सिंध में फोर्सफुली कन्वर्टेड किया गया है। मेरा जो पीछे यानी ये बना हुआ है, आप देख सकते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है? स्टॉप जेनोसाइड ऑफ सिंधी पीपल, स्टॉप इनफोर्स डिसअपियरेंसेस, स्टॉप फोर्स कन्वर्जन। यही यही समस्या हैं हमारे साथ, यही प्रॉब्लम्स हैं हमारे साथ। अच्छा, अभी मैं आपको बताता हूँ कि सिंध में जो फोर्स कन्वर्जन हो रही है, उसमें 2 लोग शामिल हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन 2 मेन लोगों के मैं नाम लेना चाहता हूँ, मियाँ मिठू और सरहदी गादी है, अयूब सरहदी। अच्छा, वो हाफिज़ सईद के दोस्त हैं।
और हाफिज सईद कौन है ये इस दुनिया को नहीं मालूम, सारी दुनिया को नहीं मालूम है। ही इज द 7th जनरल ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री, एक्टिंग जनरल। हाफिज सईद जब भी सिंध में आता है तो या तो मियाँ मिठू के साथ होता है या सरहंदी अयूब सरहंदी के साथ होता है। और ये एक प्री प्लान काम हो रहा है, ऐसे नहीं है कि ये कोई जस्ट ऐसे ही वाकयात हो रहे हैं। ये फोर्स कन्वर्जन का प्री प्लान एक काम हो रहा है हमारे पास। इसके ऊपर यूएनओ की रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, यूनाइटेड नेशंस अमेरिका की रिपोर्ट्स पड़ी हैं, स्टेट डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं। सिंध में हाफिज सईद के थ्रू 34,000 मदरसा बने हुए हैं, बनाए गए हैं अभी। हमारा देखें सिंधियों का कैसे जेनोसाइड हो रहा है, हमारा कल्चरल जेनोसाइड, हमारा रिलीजियस जेनोसाइड कैसे कर रहे हैं ये लोग। 34,000 मदरसाज रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 2 मिलियन तक स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। और उसमें से 10,000 सिर्फ मदरसाज जो पाकिस्तानी बॉर्डर पे हैं, पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पे हैं, एज ए सेकंड फोर्स टू यूज अगेंस्ट इंडिया। अच्छा, उससे बड़ी बात, यानी आपको मैं एक अहम बात अभी बताता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पर बोलते हैं कि एक कानून है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, ना फोर्स्ड कन्वर्जन का कानून है, ना ही मिनॉरिटीज के लिए कोई कानून है। हाँ, मिनॉरिटीज के लिए एक कानून है। वो कानून क्या है कि जो भी चपरासी या कचरा साफ करने वाला या ड्रेनेज का काम करने वाला है वो क्रिश्चियन या हिंदू कर सकता है वहां पे। दे आर नॉट ह्यूमंस, ये पाकिस्तान के कानून में है। दैट वर्क इज ओनली फॉर नॉन मुस्लिम्स, क्लीनिंग। वाई? इस पे 2 years बिफोर वाशिंगटन में मैंने प्रोग्राम किया था, उस पर बहुत डिटेल में मैंने बताया था उस पर। अच्छा, ब्लास्फेमी के जो हमारे पास बहुत वाक़े हुए हैं जिनका सबको मालूम है, यानी जो फेमस आसिया बेबी का केस हुआ था, या जो है रमशा मसीह का केस हुआ था, या शहबाज भट्टी का केस हुआ था। तो ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज हुए हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ फिगर्स देना चाहता हूँ आपको कि आज तक फ्रॉम 1967 टू 2014 total cases was reported, 13,000 cases was reported of blasphemy. Out of these 13,000, I think 67 people was executed in the name of blasphemy. अच्छा, उसके बाद अगर आते हैं कि पाकिस्तान में टोटल जो 4 मिलियन क्रिश्चियन हैं, सबको जो है डर्टी जॉब करवाई जाती है, और उनकी जो वेजेस हैं वो $6 के हिसाब से होती है, नॉट 1 डे बट फॉर क्लीनिंग 3 ड्रेनेजेस। उनको $6 पे किया जाता है, जिसकी वजह से अभी तक क्रिश्चियंस की कितनी लोगों की डेथ्स हुई हैं वहाँ पे। अच्छा, वो तो अलग बात हो गई एक। अच्छा, अगर अब आप हिंदूज का रेशो देखें कि जब 1951 में हिंदूज थे तो वो 12% थे, उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों में मिला के जो है 12% थे। लेकिन आज वही जो है तादाद सिर्फ 1.77 मिलियन तक पहुंच गई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हिंदूज कहाँ चले गए। चले, बांग्लादेश तो अलग हुआ, वो अलग हो गए, लेकिन जो सिंध में हिंदूज थे वो कहाँ चले गए। जो 2.5 मिलियन तादाद थी वो कहाँ चली गई। देट इज़ परसिक्यूशन। इनको तंग किया गया है। उनको सिंध के मुस्तकिल ओनर्स जो मालिक हैं असल सिंध के, उनको
ख़त्म किया गया है, उनको भगाया गया है, दे उनको ज़बरदस्ती यहाँ से मूव करवाया गया है। और वहाँ पे जो सेटलमेंट हो रही है वो किसकी हो रही है? पंजाब और चाइना की सेटलमेंट हो रही है। अच्छा, ये रिपोर्ट मैं आपको एक बताता हूँ कि 2013 में मिनॉरिटी राइट्स ग्रुप एमआरजी का एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें 2013 में पाकिस्तान को दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क डिक्लेयर किया गया था इन द नेम ऑफ रिलीजन। उसके बाद आते हैं हम, आपको सबको मालूम होगा, या अगर नहीं तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 2016 में जो बम धमाका हुआ था उसमें 72 मसीही मारे गए थे, जो ईस्टर पे धमाका हुआ था। 2013 में पेशावर में चर्च धमाके हुए थे, जिसमें 85 लोग मारे गए थे और 50 मसीही जो है उनको उनका चर्च तबाह किया गया था, और 500 लोग जख्मी हुए थे। अच्छा, अगर हम हिंदू मंदिर्स पे आए तो एज पर ह्यूमन राइट्स कमीशन रिपोर्ट 2019, it was said that four till now 400 mandirs in Sindh in Pakistan either are destroyed or changed to mosque or to hotels. 400 mandirs. तो these are not my made figures, और मैं अपनी फिगर्स नहीं बता रहा हूँ, ये फिगर्स यूएनओ की रिपोर्ट्स हैं, ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स हैं, जैसे जो है मिनॉरिटी राइट्स ग्रुप्स की रिपोर्ट्स हैं। तो ये रिपोर्ट्स मैं अपनी तरफ से नहीं बयान कर रहा। तो ये तो हो गई एट्रोसिटीज़ और जो जुल्म हो रहा है। अभी मैं आपको एक जो है बात करने जा रहा हूँ, वो है हमारा जो है फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस और मिसिंग पर्सन्स का। सिंध में अभी लास्ट हफ्ते में, जैसे मैंने पहले बताया, कि 50 लोगों को जो है उठाया गया है, जबरन उठाया गया है, मिलिट्री ने उठाया है। हालांकि आर्टिकल 10 ऑफ पाकिस्तान लॉ वो कहता है कि आप किसी भी आदमी को जबरन उठा के गुम नहीं कर सकते। विद इन 24 आवर्स यू हैव टू ब्रिंग हिम टू मैजिस्ट्रेट, और विद इन 15 डेज यू हैव टू प्रोड्यूस हिम टू द कोर्ट। बट आर्टिकल 10 की मुसलसल वायलेशन है। आज सिंध में 100 की तादाद में, अभी एक हफ्ते में 50 लोगों को कौमी वर्कर्स को उठाया गया है। लेकिन आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये 100,000 की तादाद में सिंध की आज अभी तक जो है वो अबडक्शन हुई है पॉलिटिकल वर्कर्स की। बलूचिस्तान में हज़ारों हैं, अफ़गानिस्तान में सॉरी खैबर पख्तूनख्वा में पश्तूनों के हज़ारों लोग मिसिंग हैं, लेकिन आज तक ना कोर्ट में उनको पेश किया गया है, ना ही उनको जो है मैजिस्ट्रेट के सामने लाया गया है। और ये वाक़यात दुनिया के सामने है। और आर्टिकल 10 कहता है कि यू हैव टू ब्रिंग देम बिफोर मैजिस्ट्रेट और बिफोर विद इन 15 डेज टू द कोर्ट। ये कानून कौन तोड़ रहा है? यही फौजी इदारे तोड़ रहे हैं। आज तक जो हमें 53 हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की लाशें मिली हैं, तशद्दुद शुदा लाशें मिली हैं, वो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स के नतीजे में मिली हैं। उनको ना कोर्ट में पेश किया गया। हमारे कुछ लड़के ऐसे भी हैं जिनको 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 8 साल हो गए हैं, वो अभी तक मिसिंग पर्सन हैं। बलूचिस्तान के, अफगान खैबर पख्तूनख्वा के हज़ारों लोग हैं जिनको 20-20 साल हो गए हैं, 15-15 साल हो गए हैं, 10-10 साल हो गए हैं, वो मिसिंग पर्सन हैं। ना सिर्फ बड़े नौजवान लोग, लेकिन औरतें, बच्चे वो भी मिसिंग पर्सन हैं।
तो ये जो आर्टिकल 10 है या आर्टिकल 25 है पाकिस्तान का, जिसमें कहा जाता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन हमारे पास कहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? मैं अमेरिका में बैठा हुआ हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके नतीजे मुझे देखने पड़ेंगे, वो देखेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन वहाँ पे आपको कुछ अरसा याद होगा कि जो पाकिस्तानी ब्लॉगर्स थे, इवन वो पंजाब से थे, उनके साथ क्या हुआ? उनको उठाया गया। 5 bloggers was abducted just for freedom of expression. That was violation of Article 25 of Constitution of Pakistan. तो जब आपके पास जीने का हक ना हो, आपके पास आज़ादी से बात करने का हक ना हो, आप जो है आपके पास डेमोक्रेसी ना हो, तो ऐसे नाकाम पाकिस्तानी रियासत में हम क्यों रहें? No more. We don't want to live anymore within Pakistan. हम तारीखी कौमें, जो हमारा आज तक इस्तेहसाल किया जा रहा है, हमारे परसिक्यूशन की जा रही है, जो एट्रॉसिटीज़ हैं, मैं अपील करता हूँ यूएनओ से, वेस्ट से, इंडिया से, सभी सभी मुल्कों से कि आप आगे आएं, हेल्प अस। ये हेल्प आप हमारी नहीं करेंगे, ये हेल्प आप अपनी करेंगे, क्योंकि यू आर आल्सो सफरिंग। इंडिया ने आज तक जो रिकॉग्नाइज किया है बलूचिस्तान को, या उससे पहले अल्ताफ भाई कराची और महाजरस्तान वगैरह का जो एक चला था, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब तक सिंध आज़ाद नहीं होगा, बलूचिस्तान और ये जो है खैबर पख्तूनख्वा और सभी, ये नहीं हो सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो 65% इकानमी है, जो रेवेन्यू है, वो सिंध से बिलोंग करता है। सिंध कार्डिनियल पार्ट है। वी हैव 70 million mosses. Until Sindh will not take a part in this struggle, मेरी 2013 में, आई थिंक 2012 में मैं दुबई में था, तो नवाब खैरबख्श साहब से फ़ोन पे बात हुई थी। तो नवाब खैरबख्श साहब ने उस टाइम ये हमें यानी लेक्चर दे रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि बलूचिस्तान की जो आज़ादी है वो सिंध से रिलेटेड है। सिंध की आज़ादी के बगैर बलूचिस्तान की आज़ादी नहीं हो सकेगी, क्योंकि हमारी जो सिंध की डेमोग्राफी है, और हमारे पास जो डीप सी है, और हमारे जो मासेस हैं, जब तक उनको एक्टिवेट नहीं किया जाएगा, तब तक बलूचिस्तान की आज़ादी मुमकिन नहीं है। पहले तो हमारे साथ उर्दू आबादी का सिंध में मसला था, लेकिन अभी आई एम वेरी हैप्पी दैट अल्ताफ़ भाई हमारे साथ हैं। अल्ताफ़ भाई के हम अल्ताफ़ भाई के साथ हैं। हमने उनको कायद के तौर पर आगे किया है कि आप संभालें, वी डोंट हैव प्रॉब्लम, लेट्स गेट रिड ऑफ दिस पाकिस्तानी मिलिट्री गैरसन स्टेट। अगर नहीं किया तो हम तो ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन वंस चाइना की जो एग्रेशन है, और हाउ चाइना इज कमिंग इन दिस आवर बेल्ट, दैट विल बी मोर सफरिंग फॉर इंडिया, फॉर वेस्ट और फॉर अमेरिका। क्योंकि जब ये सी पोर्ट जो हमारा कराची का है, जो गर्म पानी है हमारा इंडियन ओशन का, वंस अगर इंडिया ने वहाँ पे मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया, सॉरी चाइना ने मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया, देन इट विल बी टू मच लेट। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो एक ड्रीम था अमेरिका का, वो ड्रीम ख़त्म हो जाएगा। ग्रेट इंडिया का ड्रीम ख़त्म हो जाएगा वंस चाइना विल बी स्टेबल, एंड वंस चाइना विल पुट इट्स होल रूट्स in the Pakistan. So I request China, I request India, they don't waste the time, think about these things, come to the roots,
We are the roots. We Sindhi people are the roots. अभी लास्ट में मैं कोविड-19 पे आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि वो सिंध में क्या जो है पोजीशन है, तो उस पे हम थोड़ी बात करेंगे। 1 सेकेंड, सॉरी। हाँ, कोविड-19 जैसे ही स्टार्ट हुआ था कि इसमें चाइना से जो स्टार्ट किया गया, मैं तो यही बोलता हूँ, आई एम वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस दैट दिस इज बायोलॉजिकल वॉर बाय चाइना। तो जब पहला केस हुआ था वो सिंध में हुआ था, और इट वाज प्री प्लान, क्योंकि जितनी फ्लाइट्स थी जो अरब कंट्री से, चाइना से, और ईरान, और वहाँ वो सब फ्लाइट सिंध में उतारी गई थी। सिंध के बॉर्डर पे लोगों को लेके आया गया, जिससे वहाँ से सिंध में पहले जो है केसेस, पहला केस स्टार्ट हुआ था। अच्छा, सबसे खतरनाक जो हमारे सिंध के साथ इशू चल रहा है, वो चल रहा है कि टू था ये अभी लास्ट मंथ एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट में बताया गया कि सिंध में जो बच्चों के केसेस हैं कोरोना वायरस के, वो सबसे ज़्यादा हैं। अ, वो कोई 1800, 1800 की तादाद है। उसकी वजह मालूम है क्या है? क्योंकि हमारे पास सिंध में जितने ये हाफिज सईद ने मदरसे खोले रखे हैं, तो उन मदरसों की वजह से आज तक छुट्टियां नहीं हुई हैं वहाँ पे। बच्चे पढ़ रहे हैं, और उसी वजह से सबसे ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। यानी हमारे कमिंग फ्यूचर को एक तो वो रेडिकलिज्म की तरफ लाया जा रहा है, और उनको सीधा मारा भी जा रहा है। हमारे पास तबलीग के जो मरकज़ थे, वो यानी कोरोना वायरस के टाइम में भी वो सिंध में तबलीग कर रहे थे। एक मस्जिद में 45 इन हैदराबाद सिंध, 45 mullahs or these cleric sheikhs were found positive. In one mosque was found positive in coronavirus. तो सिंध में सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो सिंध में ही हैं, और सबसे ज़्यादा डेथ्स भी अभी जो हुई हैं वो सिंध सिंध में ही हैं, जिनकी तादाद 70,000 से 70,000 है, और डेथ्स 3,900 है। अच्छा, कोविड-19 में आपको मैं एक बात बताना चाहूँ कि रिलीजियस बिहाव पे, रिलीजियस एट्रॉसिटीज़ की आप इससे अंदाज़ा लगा सकें कि कोविड-19 में जो हमारे मिनॉरिटीज़ थी, उनको फंड नहीं दिए गए, उनकी कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, उनको खाना नहीं दे रहा था, कि बिकॉज दे आर नॉट मुस्लिम्स। दिस द रिलीजियस माइंडसेट ऑफ दीज तबलीगी पीपल्स। अच्छा, उससे भी खतरनाक बात मैं आपको बताऊं कि ये जो अभी बजट आया पाकिस्तान का 2020 का, उसमें 11% टोटल 11% बजट वाज इंक्रीज्ड ओनली फॉर डिफेंस। जब सारी दुनिया अपने लोगों के लिए सोशल काम कर रही है, लोगों को सपोर्ट कर रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही है, लेकिन बजट 2020 ऑफ पाकिस्तान 11% इंक्रीज हुई थी इसमें, डिफेंस बजट में। व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट? उसके पीछे क्या रीजन है? यानी जब सारी दुनिया कोविड-19 से लड़ रही है, एक चाइना ने जो जंग डाली हुई है उस पे लड़ रही है, और पाकिस्तान अपना जो है डिफेंस बजट बढ़ा रहा है। दैट इज द इंटेंशन दैट soon India and Afghanistan will be get affected. There will be problems.
इसलिए मैं अब भी रिक्वेस्ट करता हूँ, not only to Indian people, to whole world, to USA, to West, that Chinese, they have started same 100 years before story. Like that time जो वेस्ट ने फंडामेंटलिस्ट रेडिकल स्टेट्स एंड मोनोर्टीज बनाई थी, आज वही चाइना फंडामेंटलिस्ट मिनोरिटीज एंड किंगडम्स बना रहा है। पाकिस्तान जैसा फंडामेंटलिस्ट मुल्क चाइना के हाथ में है। इफ दे विल गेट टोटल कंट्रोल, it is going to be very difficult time for not only for neighboring countries but for whole world. There is a big threat to whole world, to whole civilized nations. So I want to request everyone that Indian people and West and US, UNO, they check the reasoning what's going on before it's too late. Pakistan and China criminal mind, they have criminal strategy. They are not like India. You remember that what happened to PO's war POs in 71, how they were persecuted, but Pakistan gave India gave back 91,000 soldiers to Pakistan. So China and India, they have mind of a criminal strategy. World has to understand that. They are going to fundamentalist military states. Communism. That's communism is totally imperialist. So try to understand, try to think on these whole things. In the last, it's I think too much time, but in the last, I want to just request everyone who is watching or later on he will watch. I want to request everyone that this is sorry. This is our trend for enforced disappeared pupil, which are disappeared within this last week. 50 plus our political workers are disappeared. So we are going to run a campaign on Twitter, so everyone can come forward and support us. That is our hashtag UNO notice enforced disappearances sin. That is on June 28 from 10 a.m. to 12 p.m. So kindly come forward, whole civilized nations, people who love humanity, come forward and help us to bring our case to UNO, and that will be, I think, the good way to help each other, to support each other, to support our cause. And I want to request a lot of Indian people who are thinking that humanity should be first or this, but I think if you are a good nationalist, if you love your country, then you can be a good human. If you don't love your country, if you don't love your people, if you don't have priority for yourself, your country, then you cannot be a good human. And uh, I don't have any bias to any religion or any race or any nation,
But what is going on, we have to bring the truth that this is going on and this is all happening. So we should be careful for this thing. Namaskar, and I'm thankful to again to Pushpandar ji and all you audiences जिन्होंने आज मुझे सुना और बर्दाश्त किया, और hopefully we will be in communicating in touch in future also. Thank you very much. Thank you. Sorry, I want to just ask if someone has any questions, they can quick questions. I can answer them. Please just type in English, or I can, because I cannot read the Hindi. So if anyone have any question, just you can ask me. I don't know. I am not receiving any questions, but if there is anything, you guys can ask me, or let me. Why no complaint to United Nations? We have complained to United Nations. We have complained to United Nations. There are a lot of cases going on in United Nations. I feel you not be disappointed. Let us hope so, please. Yeah, I am proud. I am proud Sindhi. Sai, asa Sindhi आयो. I proud Sindhi आयो. Don't worry. Jhulelal. And we are Dravidians also. Actually, my ancestors belongs to Rajasthan. We are. I am Rajput. Yeah, Ladakh issue is also very dangerous going on. I think Pushpendra ji, Namaskar, Jai Hind. Thanks, regards, thanks, Zafalai, Jai Hind. Thank you, sir. Thank you so much. Okay, so we don't have such questions. I think I cannot see here, so I will say bye to everyone, and I think it is going to be good night time soon in India. So take care, everyone, and stay safe. Stay at home, and due to coronavirus, a lot of things are going in bad shape. So try to take care of yourself and your families. Hopefully, we will fight with this China virus soon, and we will come out of it. Thank you very much. Thank you. Thank you.